कर दिया। तो अपन कहेंगे बाय गोल्डस्टीन, बाय एनोड रे और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, अपन ने कहा इसको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे अपन इसे, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट इसे बोल देते हैं अपन। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, अब ऐसे नहीं बनाना है अपन को, ऐसे अपन ने पहले बनाया था, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूं। तो जो मॉडिफिकेशन मैंने किया वो ऐसे कर दिया। अब इसको ना मैंने थोड़ा सा एनोड का मॉडिफिकेशन किया, मैंने एनोड जो लिया ना उसको ऐसे बना, यहाँ पर ने एक पूरा सर्कुलर ऐसे एक डिस्क जैसे अपन ने एनोड बनाया, अपन ने सर्कुलर डिस्क जैसे ऐसे एनोड बना दिया। अब अपन ने एनोड जो बनाया सर्कुलर डिस्क जैसे, तो इसमें ना थोड़े छोटे छोटे होल्स कर दिया अपन ने। ये होल्स जो किए ना अपन ने एनोड में, मतलब एक ऐसे शीट, जब जैसे घर में थोड़ा बड़ा सा छन्नी लेते हैं ना अपन, जिससे वो कढ़ाई में ऐसे ऐसे करते हैं, वो उस टाइप के होल्स बना दिए अपन, है ना। तो ये जो होल्स थे ना ऐसे, दीज होल्स आर कॉल्ड कैनाल्स। ये जो होल्स थे ना, दीज आर कॉल्ड कैनाल्स। वो छन्नी जैसे हो गया, सीव जैसे होता है, तो अपन उसको बता सकते हैं। और इसको मैंने अज्यूम किया दिस इज नाउ एनोड फॉर मी, है ना, ये एनोड था। तो ये इसमें से अब यहाँ भी मैंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, यहाँ पर भी फोटोग्राफिक प्लेट लगा लेता हूँ, जिंक सल्फाइड है फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये भी फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये भी फोटोग्राफिक प्लेट है जो अपन जिंक सल्फाइड से बनाते हैं या बेरियम सल्फाइड से, मोस्टली अपन जिंक सल्फाइड यूज करते हैं। और यहाँ पर ये जो था, ये था अपना कैथोड, तो यहाँ पर अपन ने कैथोड बना रखा है ऐसे, जैसे कैथोड, ये कैथोड था। अब इसमें अपन ने H2 गैस ले रखा है लो प्रेशर पे, H2 गैस एट लो प्रेशर। सो लो प्रेशर पे अगर अपन H2 गैस लिखेंगे, दैट इज 10 की पावर -2 टू 10 टू द पावर -4 एटमॉस्फेयर, क्योंकि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली एट लो प्रेशर। और वोल्टेज जो अपन अप्लाई करते हैं 10,000 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये इतना वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया। जब अपन इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो बंदा पोटेंशियल इज अप्लाइड, अपन बोलते हैं भाई यहाँ से पोटेंशियल अपन ने अप्लाइड किया। तो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो उसमें फिर अगेन द सेम थिंग विल हैपन कि व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड, व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड मतलब ये वोल्टेज अप्लाई किया अपन ने, अप्लाइड, देन जो H2 गैस होगा ना, H2 गैस, देन जो H2 गैस था वो HH बॉन्ड ऐसे में था, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये तो पहले भी ब्रेक हुए थे, आपने बताया था कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इतना ज्यादा एनर्जी है कि वो आयनाइज भी हो जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है भाई, मतलब फिर ये हाइड्रोजन जो है वो आयनाइज होके H प्लस आइन बना देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बना देगा। तो मैंने ऐसे लास्ट टाइम भी लिखा था। तो यहाँ पर अपने पास H प्लस आइन भी होगा और यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब अपने पास H प्लस आइन भी है और अपने पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बहुत सारे H प्लस आइन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ऐसे प्रोसेस होगा तो राइट दैट। अब उसमें क्या होगा, अपन कहेंगे भाई देखो, यहाँ पर ये एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे होंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अपन ने ऐसे एनोड को लिखा ना। तो अपन ने यहाँ पर एनोड को ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ मूव कर रहे होंगे, और जो कैटाइंस होंगे, वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। जो कैटाइंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो एनायन होंगे वो उसकी तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस पे स्टिक हो जा रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिवली यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो स्टिक हो जा रहे होंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन इससे होल से बाहर निकल के इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस होल से निकल के यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ से निकल के इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि हमें एक बात पता है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ अगर प्रोटॉन इधर जाएगा तो रिपेल होकर वापस आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल होकर वापस आ जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टिक हो जाए, जो इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करेगा वो तो इसी पे स्टिक हो जाएगा। लेकिन जो इस होल से निकल के जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपन कहेंगे जो भी होल से निकल के जाएगा, तो होल से निकलने के बाद वो इधर स्ट्राइक करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स वहां जाके स्ट्राइक कर रहे हैं ना इस पे फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो दे आर गोइंग टू शो द, वहां पर वो एक ग्लो दिखाएंगे। जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन के केस में पिछली बार बोला था ना अपन ने, भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्राइक करता है तो वहां ग्लो दिखाता है, ठीक है।
तो अपन इसको कहते हैं कि भाई ये ग्लो दिखाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का ग्लो अपन को पढ़ना है तो ग्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ग्रीन ग्लो होता है। अब अपन क्या करेंगे, इस तरफ भी अपन ऐसे बना सकते हैं। अब अपन यहाँ पर एनोड बना लिया, अपन यहाँ पर कैथोड को भी ऐसे बना सकते हैं। भाई हमारे पास कैथोड भी अपन इसमें क्या कर देंगे, इसको भी परफोरेटेड बना देते हैं। तो उसने क्या किया कि यहाँ भी इसको एक परफोरेटेड कैथोड बना दिया ऐसे। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक परफोरेटेड बनाएंगे। तो ये अब बाद में बनाना मतलब डायग्राम, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा जो अपन ने लास्ट टाइम किया था उससे चेंजेस कर लेते हैं। अब अपन कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया कि इसमें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर एक बात बताओ, आपने ऐसे बनाया है, ये ग्लास ट्यूब है, इधर आपने ऐसे बना लिया, अब मैं कहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाके स्ट्राइक करेगा, बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो अपन कहेंगे भाई मैंने बंद कर दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, अब तो अपन ने ऐसे ले लिया ना, बंद कर दिया उसको। तो यहाँ पर जो भी मतलब ग्लो कर रहे होंगे, जो भी यहाँ पर अपन ऐसे बताएंगे भाई यहाँ पर ये तो ग्लो कर रहे होंगे ऐसे, तो जो हाइड्रोजन इस होल से निकल के यहाँ ग्लो कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैं फोटोग्राफिक प्लेट लगाऊंगा। उसने काफी अच्छा मतलब वो बनाया था, सिस्टम बनाया था जिससे कि वो इजीली बता सके। तो अब अपन उसको क्या बोलेंगे, ये जो रेस थे जो यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे इधर से जाके इधर ग्लो कर रहे थे, ये भी जिंक सल्फाइड प्लेट है, मतलब मेरे लिए फोटोग्राफिक प्लेट है। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट था ना अपने पास, इस पे अच्छा, फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से आके यहाँ ये जो बना रहा था, अब यहाँ पर ग्लो का कलर भी डिफरेंट था। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा था तो ग्रीन ग्लो आ रहा था, और जब प्रोटॉन हिट कर रहा है मतलब H प्लस आयन हिट कर रहा है तो यहाँ पर रेड ग्लो आ रहा है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये रेड ग्लो क्यों आ रहा है। तो उसने कहा कि देखो भाई अगर इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को भी उसने सोचा कि भाई इसको ना पूरा बंद कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई यहाँ से बाहर से चला गया, अपन ऐसे बना देते ना, वो ऐसे एक बॉन्ड बना ऐसे बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए या H प्लस आयन यहाँ से चला जाए ऐसे, तो वहां पर बहुत सारी चीजें उसने सोची। तो उसने कहा चलो परफोरेटेड बना देते हैं। हमें ये तो पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इमिट, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है अपन को पता है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपेल करेगा। लेकिन प्रोटॉन जो इस पे स्ट्राइक करेगा, प्रोटॉन वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्लेट पे स्ट्राइक किया, तो प्लेट पे तो एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जो होल में था, तो वो जो होल से रेज निकल गया, वो तो बाहर जाके उधर स्ट्राइक करेगा ना, होल से निकल के। तो इसलिए अपन कहते थे कि भाई इसको अपन ने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज रेज है ना, इनको अपन कैनाल रेज बोलते हैं, क्योंकि इसके डिस्कवरी में हमने परफोरेटेड, राइट ना, अपन ने यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड लिया। तो ये जो होल्स वाला कैथोड होता है ना, ये होल्स वाले कैथोड को अपन कहते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब होल्स वाला कैथोड, तो अपन कहेंगे परफोरेटेड कैथोड। तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज, अब इसकी को यहाँ लिख, सर हाँ बोलो। सर परफोरेटेड उसने क्यों लिया सर, उसने नॉर्मल वाला ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसमें बेटा वही तो बताया मैंने कि अगर वो मान लो नॉर्मल वाला ऐसे कर लेता, वो अगर नॉर्मल वाला ऐसे कर लेता क्या प्रॉब्लम था, अपन कहते कि भाई हाइड्रोजन इधर है और अपन को पता है ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखो क्या होता कि यहाँ पर ये तो एब्जॉर्ब हो जाता, जो भी इस पे, जो भी इस पे आता, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, कैथोड है, तो अपन कहते जो भी नेगेटिव के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज तो वो आके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब होगा क्या कि इधर से मान लो प्रोटॉन यहाँ गया और फिर ग्लो कर रहा है, अपन कहेंगे नहीं नहीं वो प्रोटॉन ही ग्लो कर रहे हैं, तो अपन के दिमाग में एक बात और आती, सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है इस ट्यूब में, अपन ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन से देख भाई तू उधर ही रहना, इधर कहीं नहीं आना, तो ग्लास ट्यूब है कहीं भी हो सकता। तो हाँ सर। अब वो कंफ्यूजन हो रहा था कि ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आके कोलाइड कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन भी तो आ सकता है ना कोलाइड करने। तो अपन क्या कर सकते थे, अपन ने कहा भाई देखो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है ये प्रूव करो। तो अपन ने कहा देख भाई इधर नेगेटिव चार्ज परफोरेटेड ले लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक किया, मतलब उस इस डिस्क को स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करके चला जाएगा, लेकिन प्रोटॉन अगर उसको स्ट्राइक किया तो न्यूट्रलाइज होकर वहीं रुक गया। और अगर वो प्रोटॉन मान लो उस होल से निकल के दूसरी तरफ जाएगा तो ही ये ग्लो आएगा, नहीं तो नहीं, इसलिए उसको उसने परफोरेटेड लिखा। तो हमें एक बात पता चल गया कि भाई यहां पर हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं और प्रोटॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए जो प्रोटॉन जो कैनाल से निकल के इधर जा रहे थे, इसको स्ट्राइक कर रहे थे, तो हमने इनको बोल दिया एनोड रेज। ये एनोड रेज थे क्योंकि ये एनोड जो है कहां से जनरेट होके, इधर से जनरेट होके इस तरफ आ रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे जनरेट नहीं होगी ये प्रोटॉन तो वहां चला जा रहा है, तो ये एनोड रेज जो है वो जनरेट होके किसकी तरफ आ रहे थे, कैथोड की तरफ। तो अपन ने कहा जो कैथोड की तरफ रेज आ रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज ना, तो अपन ने कहा उनको एनोड रेज।
और वो कैनाल से निकल के इस तरफ आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन कि देखो भाई ये परफोरेटेड कैथोड है, उससे अगर निकल के इस तरफ आ रहे हैं तो ये होल्स को अपन कैनाल बोल देते हैं, तो अपन उनको कैनाल रेज, क्योंकि हमें इसमें होल्स वाला परफोरेटेड कैथोड लेना कंपलसरी, अदरवाइज अपन नहीं प्रूव कर पाते ना कि भाई अगर ऐसे लाइन होता तो पता नहीं वो इलेक्ट्रॉन ही आके तो नहीं कहीं कोलाइड कर रहे हैं, तो इसलिए अपन को परफोरेटेड लेना पड़ा। सर अब लेकिन अपन वो कहेंगे तो ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है सर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है उधर? इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ पाएगा ना फिर, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। सर तो अगर उसने परफोरेटेड नहीं भी लिया होता सर, तो भी इलेक्ट्रॉन तो उस तरफ आता ही नहीं ना। नहीं, लेकिन एक बात है ना, एक बात देखो ना, अगर अपन ऐसे लेते, अपन ने पूरा ऐसे थोड़ी बंद कर रखा था, ऐसे ले रखा था ना अपन, हाँ ओके सर, हाँ समझ हाँ, गया। तो अपन ऐसे आ जाता। अब अपन को ना एक दो वो भी आए हैं अपने पास, मतलब अपन उसको देख लेते हैं, व्हाट इज पर द साइज इलेक्ट्रॉन ऑफ द, साइड से भी आ सकता था ना। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइड से आ सकता था, वही तो प्रॉब्लम था, इसलिए तो अपन ने परफोरेटेड वैसे ले लिया। सर पर सर ग्लो फिर तो अभी अलग होल से भी आ सकता है, उसने वैसा क्यों नहीं सोचा कि होल से भी तो देख इलेक्ट्रॉन होल्स का पास हो सकता है। साइज, उसने हो देख होल्स का, अगर अपन को एक बात पता है, अगर किसी नेगेटिव चार्ज के आसपास भी एक फील्ड होता है, उस नेगेटिव चार्ज के आसपास भी एक फील्ड होता है, अगर वो फील्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके आसपास से भी निकलेगा ना तो भी उसको रिपेल करके दूर कर देगा, मतलब ये सर वो होल्स तो उसके बाद में पता चला ना उसको। ऐसे नहीं, उसने उसको देखो, अगर किसी भी मतलब रेस को अपन पास करेंगे ना, तो नेगेटिव चार्ज अगर इसके क्योंकि उसको ये तो पता था ना कि हमने बैटरी कैसे लगाया है, ओके हाँ हाँ। बैटरी कैसे लगाया वो तो पता था ना उसको, टर्मिनल्स उसको पता था कि कौन से टर्मिनल पे ऑब्वियस सी पॉजिटिव बात है, नेगेटिव। ये तो अपन को पता ही है, अगर बैटरी यूज कर रहे हैं अपन तो। सर तो एक और होल के डाउट है। साइज भी छोटे होंगे ना, होल्स के साइज भी छोटे होंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, ताकि उसको पता रहेगा कि भाई कितना बड़ा फील्ड बन सकता है एक होल में, तो उस होल्स के ऐसा ना हो कि भाई उस होल से इलेक्ट्रॉन भी निकलते जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन का फील्ड पता होगा, उस फील्ड के हिसाब से उसने होल्स जनरेट किया, तो सर फील्ड ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर पाए। ओके सर। पर सिमिलरली वो फील्ड में प्रोटॉन्स भी तो अट्रैक्ट हो जाएंगे ना वो। हाँ, तो अपन ने कहा ना कि अगर फील्ड में अगर प्रोटॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपन प्रोटॉन, लेकिन एक बात है ना, ये नेगेटिवली चार्ज है, और अगर प्रोटॉन भी उस फील्ड में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन कहेंगे प्रोटॉन को जब वो ज्यादा स्पीड से पुल करेगा ना, तो कुछ प्रोटॉन्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे, कुछ प्रोटॉन्स वहां रुक जाएंगे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो ग्लो, अगर कुछ थोड़े भी ग्लो दिखे तो हम कह देंगे कि अगर कुछ भी इसको मतलब इससे पास करके कुछ भी आया है तो वो प्रोटॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिपेल होता, प्रोटॉन ही अट्रैक्ट हो रहा होगा, जो या तो इस पे कोलाइड कर रहा होगा या उस होल से बाहर निकल जा रहा होगा, क्योंकि या तो इस पे कोलाइड कर रहा है या बाहर निकल रहा है। सर अगर वो परफोरेटेड नहीं लेता, नॉर्मल लेता, तो ग्लो तो अलग कलर का आता ना, प्रोटॉन हाँ, हिट लेकिन होता प्रॉब्लम ये होता ना कि इलेक्ट्रॉन भी स्ट्राइक करते हैं, प्रोटॉन भी स्ट्राइक करते हैं, और ग्रीन भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो, भाई ग्लो करेगा ओके तो सर। एक एरिया होगा ना उस ग्लो का, यस सर समझा। मिक्स भी होते, अपन तो ये पढ़ रहे हैं कि भाई ठीक है उसने कैसे डिस्कवर कर लिया होगा, वो और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, उसने काफी अच्छे सोफिस्टिकेटेड और लिया उसने होगा ट्राई अपन, ट्राई करके 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 मतलब किया है उसने। ऑब्वियस सी बात है, भाई बल्ब भी अपन को पता है 7800 कुछ टाइम्स में मतलब फेल हुआ था, एडिशन उसके बाद ही उसने बल्ब को डिस्कवर किया था, है ना, तो मतलब उसके ने तो पूरी लाइफ ही यही काम किया, अपन तो बस उसको इजीली पढ़ ले रहे हैं, अच्छा अच्छा इतनी इतनी जल्दी हो गया था, ऐसे हो गया था, उसने तो पूरी लाइफ बेचारे ने लगा दी, गुल सिंह ने की मतलब एक मतलब उसने कम से कम 4 से 5 साल इस काम पे ही लगाए थे कि भाई किसी तरीके से हम ये प्रूव कर पाए कि हाँ इससे प्रोटॉन ही निकल रहा है बस, हम तो 1 मिनट में पढ़ रहे हैं उसे, क्योंकि हमसे डिस्कवरी में कोई पूछने वाला थोड़ी है, राइट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कोई नहीं पूछने वाला सर हमें होल्स सिर्फ की अप्रॉक्स साइज कितनी थी? होल्स की साइज जो होगी ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे अगर अपन साइज देखें तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में होगा, और मैक्सिमम होगा तो इट विल बी 1 to 2 एंगस्ट्रॉम। अब ये ए पे टीका लगा के ये क्या बता दिया, तो वो अब साइज के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा था मैं कि रेडियस की बात नहीं करते हैं क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर,
इसलिए अपन अभी साइज की बात ना करें, अपन धीरे धीरे करेंगे ना बात की, मतलब कैसे उसने कितना साइज किया होगा, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपने पास ये आ गया। अब ये भी रेज है और ये भी रेज है। हमने इनको कैथोड रेज बोला था इलेक्ट्रॉन को, और इनको एनोड रेज बोल रहे हैं, कैटायनिक पार्ट, राइट। ठीक है भाई। अब अपन कहेंगे हाँ, और अपन ये नहीं बोल रहे कि भाई एक भी इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा सकता, जाता होगा लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रिपेल होते होंगे, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर वापस चले जाते हैं। वरना अपन कहेंगे नहीं, अगर ये नेगेटिव है सर, ये पॉजिटिव है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस पे चिपका दो, और ये नेगेटिव है तो सारे प्रोटॉन इस पे चिपका दो, बस खत्म बात। तो और ये अपन कहेंगे नहीं, अगर ये भी परफोरेटेड है तो इससे भी प्रोटॉन पास कर दो, ऐसी बात है, उधर प्रोटॉन का रिपल्शन है, इधर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, तो वो एक बैलेंस अपन ने फोर्सेस अचीव। अब प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनका स्पीड भी बहुत हाई होता है, इनका स्पीड भी बहुत हाई होता है। सो जो स्पीड अपन ने लिखा था ना लास्ट टाइम, स्पीड ऑफ रेज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास। दे कैन आयनाइज गैसेस, मतलब अगर वो किसी, ये जो रेज है अगर किसी गैस को स्ट्राइक करेंगे तो गैस के पार्टिकल को आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे। They can ionize gases. They can pass through aluminum foil. They can pass through thin aluminum foil. अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इधर लगाऊंगा, तो अपन कहेंगे अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उस केस में क्या होगा, ये नेगेटिव की तरफ बेंड होंगे, उसी से तो चार्ज पता चला। When external magnetic field is applied, magnetic field is applied, है ना, they bend towards right ना, नेगेटिव है, तो उससे अपन को उनका चार्ज पता चलेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। और अब अपन काम की बात पे आते हैं, जो अपन से क्वेश्चन पूछेंगे। और काम की बात है कि अगर मान लो मैंने, ठीक है, अगर मान लो मैंने, इफ different gas is taken in the tube, if different gas is taken in tube, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरी गैस ले लेता हूं, भाई मेरी मर्जी, हम तो कहेंगे कि मैं तो ऑक्सीजन गैस लूंगा, तो फिर कहेंगे ले लो ऑक्सीजन गैस ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपकी मर्जी, आप जो चाहो गैस ले लो। तो अपन कहेंगे अच्छा, तो इसका मतलब है जब मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, एग्जांपल ले रहा हूं, फिर अपन दूसरा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं ऑक्सीजन गैस लूंगा तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, आप ऑक्सीजन गैस लो, इतना सारा वोल्टेज अप्लाई किया है तो ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, और ऑक्सीजन एटम में अगर कन्वर्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव उस तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने नाइट्रोजन ले लिया तो फिर कहेंगे कोई बात नहीं, आप नाइट्रोजन गैस ले लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, नाइट्रोजन एटम बना देंगे क्योंकि टेम्परेचर वोल्टेज बहुत हाई है, और फिर नाइट्रोजन को भी आयनाइज कर दूंगा, तो एन एटम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब अपन को क्या पता चल रहा है कि देखो, प्रोटॉन के डिस्कवरी में अगर H2 गैस लोगे तो H पॉजिटिव इस तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। अगर मैं O2 गैस लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन ही उधर जाएगा, लेकिन इधर क्या आएगा, द कैटायनिक पार्ट, और वो कैटायनिक पार्ट क्या है अपने पास, ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन आके यहां कोलाइड करेगा, बिल्कुल। और अगर मैंने नाइट्रोजन लिया तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी भी उस तरफ जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, एन पॉजिटिव आएगा जो कोलाइड करेगा। अच्छा, तो फिर साइज ऑफ हाइड्रोजन तो छोटा होता है, ऑक्सीजन पे थोड़ा और बड़ा होता है, और नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन से भी बड़ा होता है। तो फिर इसका मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो अपन कहेंगे यहां पर ग्लो का साइज आएगा ना, जब अगर हाइड्रोजन कोलाइड करेगा तो छोटा सा ग्लो बनेगा,
ऑक्सीजन को लाइट करेगा तो और बड़ा ग्लो बनेगा। मतलब अगर गैस डिफरेंट होगा तो जो गैस यहां पर ट्रैवल करेगा, जो एनोड रेज बनाएगा जो गैस, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस। अगर गैस आप हाइड्रोजन के अलावा दूसरा गैस लोगे तो यहां पर जो स्ट्राइक करके जो ग्लो का साइज बनेगा वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट बनेगा। और जो आप यहां पर एनोड रेज कहोगे तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन के मास में बहुत डिफरेंस है, सो मास ऑफ रेज डिफरेंट होगा। ओके, इट मींस दैट, रिपीट कर सकते हो? मैंने आपसे कहा कि देखना, अगर अपने पास हाइड्रोजन गैस लिया आपने तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड की तरफ, उधर एनोड की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। और कैथोड की तरफ क्या जाएगा, ये। अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन ले लिया तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ कौन ग्लो करेगा, ये। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि फिर तो यहां पर जो एनोड रेज होंगे, जब हाइड्रोजन लूंगा तो एनोड रेज विल बी H+ आइन, और जब ऑक्सीजन लूंगा तो एनोड रेज विल बी O पॉजिटिव आइन। मतलब एनोड रेज आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। एनोड रे जो है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे। कैथोड रे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि आप गैस कोई भी लो, कैथोड रेज तो मैं इलेक्ट्रॉन से बना रहा था, कैथोड रे में तो इलेक्ट्रॉन हो रहा था जो एनोड की तरफ जाते हैं। सो अपन ने लिखा था कैथोड रेज जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। आप गैस कोई भी ले लो, कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन ही बनाएगा, लेकिन एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। व्हाई इट इज सो? बिकॉज एनोड रेज में अगर आप हाइड्रोजन गैस लोगे तो एनोड रे H+ साइन बनाएंगे, और अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो फिर एनोड रेज O पॉजिटिव से बनेगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस कौन सा होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, मतलब इसका ये हो गया कि एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, द कैनाल रेज डिपेंड्स on the nature of gas present in the tube, on nature of gas present in the tube। उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि कैटायनिक पार्ट तो एटम का बनेगा ना। जब अपन एटम को ब्रेक कर लेंगे, एटम को ब्रेक करेंगे तो भाई एटम आयनाइज होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन कहते हैं कैथोड रेज, है ना। और जो कैटायनिक पार्ट होता है जो इस तरफ आता है, वो कैटायनिक पार्ट जो उस एटम का होता है उसको अपन कहते हैं एनोड रेज। तो ऑब्वियसली बात है, आप ये बताओ कौन सा गैस लिया है, जो गैस आप लोगे मैं उसका ही कैटाइन बताऊंगा। ये पॉइंट सर से एक पता। हाँ बोलो, अपन को इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे। सर कोई भी गैस उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन सेपरेट होगा? ठीक है, अपन ये भी बोल सकते हैं कि भाई कोई भी गैस होगा 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे तो कैटायनिक पार्ट तो ऑक्सीजन आयन ही होगा ना। अब उस पर एक पॉजिटिव भी हो सकता है, 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, और रहेगा तो ऑक्सीजन ना। मास तो ऑक्सीजन का ही रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो वैसे भी अपन मास में काउंट नहीं करते, अपन तो मास तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बताते हैं, तो मास तो वही रहेगा ना रेस का। तो वो मैं अभी इजीनेस के लिए बता रहा हूं कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वरना डिपेंड करेगा कि अब ऑक्सीजन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी चार्ज होगा इस पे, तो अपन को पता रहेगा कि इस पे जो भी चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अगर ये 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, अगर ये 3 पॉजिटिव है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो अपन वोल्टेज को एडजस्ट करके रखेंगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकले, तो अपन वो बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी अपन पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई निकालेगा तो अपन बता देंगे भाई इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, मतलब इसमें चार्ज कभी 1.5 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 होगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज पे थोड़ी देर बाद चार्ज पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें कैसे। तो कुछ सर कुछ तो पार्ट ऐसा। उसके हाँ बोलो। सर जितना ज्यादा वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उससे। बिल्कुल निकल सकते हैं बेटा, मतलब वैसे ही वोल्टेज भी बहुत ज्यादा है,
सो उसने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट था कि भाई वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो एक बात बताओ सर कि ऑक्सीजन में तो 2 ऐसे लिखते हैं ना अपन, और 6, तो इसमें तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, आप मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है या मतलब एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं? तो अपन ने कहा कंसेप्ट के लिए अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन से ही हमेशा कैथोड रे बनेंगे, लेकिन एनोड रे हमेशा कैटाइन से बनेंगे, और वो कैटाइन किसी भी एटम का हो सकता है, राइट? तो और उसमें जो कैटाइन Okay, sir. बनेगा वो डिपेंडिंग ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, लेकिन रहेगा तो ऑक्सीजन ही ना, ऑक्सीजन आयन ही रहेगा हमेशा, तो अपन बोल सकते यस हैं, सर। ठीक ना? वो बताया था मैंने। अब अपने पास सर आप पॉइंट 3 और 4 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? पॉइंट 3 में तो दे कैन आयनाइज गैसेस। अब क्या होता है ना, जैसे हीलियम गैस है, अगर उससे ये रेज पास कर दिया जाए ना तो इनमें काफी एनर्जी होती है, वो हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और उनको आयनाइज कर देगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है ना। तो अगर अपन मतलब ऐसे आयनाइज गैसेस मतलब किसी भी गैसेस से इन रेज को पास करेंगे, जैसे अपन लेजर बीम्स होते हैं ना, बीम्स को अगर अपन गैस से पास करें तो जो गैस में एटम्स होते हैं वो एटम आयनाइज हो सकते हैं। तो अपन ने कहा अगर मैं इन रेज को, जो कैथोड रेज हैं या एनोड रेज हैं, अगर इनको किसी गैसियस सैंपल से, गैस के सैंपल से पास करेंगे तो क्या वो गैसेस आयनाइज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, वो और काफी मतलब हाई एनर्जी नोबल गैसेस का भी आयंस फॉर्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, किसी का भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे ना, मैं तो बहुत कुछ बताने वाला हूं। अभी तो अपन बस ये है कि अभी तो केमिस्ट्री शुरुआत है ना, तो धीरे धीरे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है ना? सर वो 4th पॉइंट। फोर्थ वाले पॉइंट में दे कैन पास थ्रू द एल्यूमिनियम फॉइल, मतलब अगर जैसे अपन को पराठा जो रैप करके देते हैं ना मॉम वगैरह, अपन को टिफिन में रख के, वो थिन एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं, तो ये रेज अगर अपन थिन एल्यूमिनियम फॉइल पे फॉल करेंगे ना तो वो पास हो जाएंगे उससे, दैट इज दे कैन पास थ्रू द थिन एल्यूमिनियम फॉइल। और विदाउट मेकिंग होल्स। हाँ, विदाउट मेकिंग होल्स। क्यों भाई? अल्फा बीटा गामा रेज भी तो यही होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं वो क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर का थिक कंक्रीट बनाओ, 20 सेंटीमीटर नहीं, 20 मीटर का थिक वो बनाओ कंक्रीट का, उसके बाद उसमें 20 सेंटीमीटर का थिक लेड शीट लगाओ अंदर, क्योंकि वो उससे भी पास ना कर जाए। गामा रेज बहुत स्पीड से पेनिट्रेट करते हैं, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर इसलिए तो बनाना महंगा होता है क्योंकि वो रेज है, दे कैन पास थ्रू। ये तो अपन ने बहुत एल्यूमिनियम फॉइल की बात की है, वो तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मतलब 20, आप समझ सकते हो कि 20 मीटर का कंक्रीट वॉल बनाया, उसके अंदर फिर 20 सेंटीमीटर का कम से कम मतलब अपन ने क्या लगाया, थिक लेड शीट, ताकि रेडिएशंस बाहर आए। तो ठीक है, अब दूसरा मतलब गोल्ड फॉइल से पास करेंगे यार तुम्हारी आवाज तो कट गई। सर, गोल्ड फॉइल से पास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अगर फाइल से करना है तो गोल्ड फाइल से फाइल। थिकनेस भी बताओ, अपन ने थिन लिखा ना, थिन लिखोगे तो पास करेंगे ना। तो अब मैं एक, सर हाँ बोलो। सर वो एल्यूमिनियम फॉइल से पास कैसे कर देते? किससे? एल्यूमिनियम फाइल से? हाँ सर, वहाँ लिखा है ना दे कैन पास थ्रू थिन एल्यूमिनियम फॉइल। हाँ तो सर वो वो कैसे पास हो जाता? देखना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना जैसे अपन ने। यस सर। हाँ तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अपन ने पढ़ा कि अल्फा रेज 99% अल्फा रेज तो पास स्ट्रेट हो जाते हैं, गोल्ड फॉइल से पास कर जाते हैं। तो जो खाली जगह होती है ना न्यूक्लियस के आसपास, उससे वो पास कर जाता है ओके सर। है ना? जैसे हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी से पास कर जाते हैं ना एक्सरे, लेकिन स्केलेटल से पास नहीं करते, तो हमको पता चल जाता है। तो किसी चीज से पास करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। अब एक मिनट है, Yes, मैं sir. जरा कमेंट भी पढ़ लूं, जो मतलब बोल नहीं रहे हैं बेचारे, वो भी पूछ रहे हैं ना लिख के, वो मेहनत भी कर रहे हैं लिखने की। इफ यू यूज अदर गैस इन एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, विल इट गिव द सेम रिजल्ट? रिजल्ट विल बी द सेम इफ यू यूज द अनदर गैस, बट द मास ऑफ द गैस विल बी डिफरेंट, मास ऑफ द रेज विल बी डिफरेंट। हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन होगा, मतलब एनोड रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो अगर हाइड्रोजन लिया तो एनोड रेज अपन H+ आयन को बोलेंगे, अगर कैथोड ऑक्सीजन लिया तो अपन एनोड रेज ऑक्सीजन आयन को बोलेंगे, नाइट्रोजन लिया तो अपन एनोड रेज नाइट्रोजन आयन। दूसरा किसी और ने पूछा है, सर कैन दिस प्रोटॉन एग्जिस्ट कुड आल्सो बी प्रूवन बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इफ वी पुट द जिंक सल्फाइड ऑन द कैथोड साइड? बिल्कुल, उसी ने मॉडिफिकेशन किया थोड़ा सा,
अपन ने उसको बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर साइड आप लगा दो, लेकिन उसमें थोड़ा सा बस ये था कि अच्छा मॉडिफिकेशन कर दे यार, बिल्कुल 100% प्रूव करके बता देते हैं। तो मुझे ये पार्ट चाहिए था, अपन ने लिख लिया। और ये आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल अपन उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उसने और अपन को बता दिया। अब अपन चेक कर लेते हैं न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। भाई न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? न्यूटन का डिस्कवरी इज किसने किया था न्यूट्रॉन का डिस्कवरी? हाँ जी भाई, जेम्स चैडविक। लो भाई, वो कह रहे सर हमने तो नहीं किया था, आपको जो करना है कर लो। चलो ठीक है, मैंने भी नहीं किया था भैया। चलो जेम्स चैडविक, बिल्कुल सही कहा बेटा। तो वो अपन से करें कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक। मैं तो सिर्फ चैडविक ही लिख देता और जेम्स तो भूल ही जाता मैं, है ना। तो अब क्या हुआ ना, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इन नेचर। थोड़ा डिस्कवरी में टाइम इसलिए इसका लगा, 1932 तक अपन को पता चला कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेडियोएक्टिविटी, बाय रेडियोएक्टिविटी, ठीक है ना। सो व्हाट ही डज कि जैसे अपन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करता है ना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऑलमोस्ट उसके बाद 2 साल बाद ही वो डिस्कवर हुआ था, जनरली उसके आसपास ही चल रहा था, दोनों ही एक्सपेरिमेंट एक साथ। तो व्हाट दिस सेज कि भाई देखो, अगर मतलब उसने क्या किया, एक बेरिलियम शीट ले लिया, बेरिलियम शीट, और बेरिलियम शीट पे अल्फा पार्टिकल डाले। उसने क्या किया, बेरिलियम शीट पे अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम आयंस होता है। बेरिलियम शीट मतलब अल्फा पार्टिकल, वो हीलियम आयंस होते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे भाई हीलियम आयंस मतलब वी कैन राइट दैट हीलियम एटॉमिक नंबर ये होता है, और हीलियम का एटॉमिक मास अपन को पता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? उनको बेरिलियम का भी एटॉमिक नंबर पता है। उसने क्या किया, ये अल्फा पार्टिकल्स थे, आप इसे अल्फा रेज भी बोल सकते हो, है ना, अल्फा रेज, उसको बेरिलियम शीट पे फॉल किया। तो बेरिलियम शीट जो था वो कार्बन एटम जैसे बिहेव करने लगा, वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया। बेरिलियम शीट जो था वो कार्बन शीट में कन्वर्ट हो गया। और रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि, और बेरिलियम शीट कैसे, मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसे होता है, अपन को पता है। ये अपन क्या करते हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी होता है ना, उसमें क्या करते हैं अपन कि ऐसे, ये यूरेनियम हो गया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया, ये इसको ब्लैक कर दिया पूरा, वो अलग एक एक्सपेरिमेंट होगा ऐसे। और इसमें ना डिफरेंस रेज, जो ये मान लेते हैं अपन यूरेनियम है, ये यूरेनियम से डिफरेंट रेज निकलते हैं, ये अल्फा गामा रेज हो गया जो स्ट्रेट जाता है, कुछ रेज ज्यादा बेंड होते हैं जिनको अपन अल्फा रेज बोलते हैं, कुछ रेज कम बेंड होते हैं जिसको अपन बीटा रेज बोलते हैं। ये भी मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो ये अल्फा बीटा गामा रेज होते हैं, और अपन अल्फा बीटा अगर गामा रेज की बात करेंगे तो तुम लोग मतलब, है ना, मेरा वीडियो हैंग हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अल्फा रेज जो है थोड़ा सा मतलब अपन ऐसे करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, जो ये अल्फा रेज होता है ना, इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। जब इससे अल्फा रेज निकले, इसका भी फिक्स पाथ होता है, ये स्ट्रेट जाता है, ये थोड़ा बेंड होता है, ये कम बेंड होता है। अल्फा रेज होते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि दीज आर डबली आयनाइज्ड हीलियम आयंस, ऐसे होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा रेज। अपन क्या करेंगे, इसके पाथ में, ये इसके पाथ जो है, यहां पर अपन एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने बेरिलियम शीट लगाया, मैंने यहां पर एक बेरिलियम शीट लगाया, तो वो जाके इससे स्ट्राइक करेंगे अल्फा रेज, हीलियम एटम्स, देन व्हाट बीटा गामा इज। हीलियम एटम नहीं कहा मैंने हीलियम एटम नहीं कहा, मैंने हीलियम आयन कहा। अल्फा रेज जो होते हैं वो हीलियम एटम आयंस होते हैं, ठीक है ना। सो अल्फा रेज जो होंगे वो हीलियम आयंस होते हैं, और तो अल्फा रेज को अपन ऐसे हीलियम आयंस बोलते हैं, मतलब दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। तो गामा तो हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं, और बीटा जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन को अभी, अच्छा, और मतलब जो चीज अब
चल रहा है उसको फॉलो चलने दिया करो, मतलब ऐसे ना बीटा गामा आप बताओगे, आपको बताना तो पड़ेगा ही सारा केमिस्ट्री, ठीक है ना। अभी अपन उसमें फोकस करते हैं जो अपन को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होते हैं ना वो उसमें एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। रेडियो एक्टिव हीलियम रिएक्शन तो नोबल गैस है, तो उसका आयन कैसे बनेगा? इसका, हीलियम। अच्छा तुम एक बात बताओ, मेरे पास सोडियम है, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? बोलो, ऐसे बना सकता हूँ? हाँ सर, बट बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ तो देंगे ना। अब आप रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हो, बेचारे मतलब मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड 38 इयर्स के पहले ही मर गए, 40 इयर्स से पहले ही मर गए। वो उनको पता ही नहीं था ना कि जिस पार्टिकल पे वो काम कर रहे हैं उससे बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस निकल रहे हैं, और वो इतना मतलब हाई एनर्जी रेडिएशंस थे, और वो भी बच के काम कर रहे थे कि यार रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और वो रेडिएशंस की वजह से उनकी डेथ। तो वो रेडिएशंस जो है दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। तो हाई एनर्जी रेडिएशंस मतलब इसमें ना न्यूक्लियस ब्रेक होता है, और आप सोच सकते हो कि न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो कौन से रेडिएशंस आते हैं। तो अभी अपन ने बस ये सोचा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से भाई हीलियम आयन निकल रहे थे उसमें, तो अपन ने ये थोड़ी कहा कि हमने हीलियम एटम को आयनाइज किया, हमने तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसको निकाला, हमने तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसको निकाला, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, और अपन ने उनको जो रेज का पाथ है वहां अपन ने बेरिलियम शीट को लगा दिया। अब अपन ने तो बड़ा इजीली बता दिया, ऐसे ओपन थोड़ी होता होगा, वो तो पूरा मतलब सिस्टम पूरा एक्सपेरिमेंट होता होगा ना, पूरा क्लोज करके, वो तो ओपन में तो कर नहीं सकते अपन, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब डिस्कवरी में अपन कहेंगे कि भाई देखो बेरिलियम शीट है, उस पे अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड किया, सीधा पार्टिकल मतलब रेज, जैसे अपन वो एक लाइट आती है ना, बीम लाइट आती है, टॉर्च आती है, हमने तो सीधा टॉर्च मतलब यहां से ये टॉर्च जैसे निकले, और उस टॉर्च के पाथ में हमने बेरिलियम शीट लगा दिया कंटेनर। अब उससे वो बेरिलियम शीट जो था ना वो कन्वर्ट हो गया था इसमें, और इससे रेज निकल रहे थे। वो न्यूट्रॉन होता है, बैलेंस करेंगे अपन तो वो न्यूट्रॉन होता है, ऐसे उससे रेज निकल रहे थे। अब 1 मिनट रुकना है क्योंकि ये हैंग हो रहा है बार बार। ठीक है, काफी हैंग हो रहा है मेरा ना, वीडियो बीच में हैंग हो जाता है। जब हैंग होता है तो कोई कुछ पूछ लिया करो, मैंने ये हाँ देखा सर, है बार ना। बार हैंग हो रहा है। हाँ वही, इसलिए मैंने मतलब वो करने गया। अब अगर हैंग होगा तो अपन चेक कर लेंगे, हैं क्या करना है। कैमरा मेरा गर्म होता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता गर्म होता सर होगा। वो नेट के वजह से हो रहा है। हाँ मुझे पता है ना, अरे मतलब हैवी गेम खेल रहा था ना वो, मैं उसको मना करके आया, गेम नहीं खेलना नेट में वाईफाई में ना, तो वो नेट की वजह से गड़बड़ हो रहा था, मैं अभी मना करके आया, गेम नहीं खेलना, ठीक है। और वो ऑनलाइन हैवी गेम्स खेलो तो उसमें वो होता है ना, अब गेम सर वो खेलना। न्यूट्रॉन कैसे बना, वो वाला फिर से एक बार बता दीजिए। अपन रिपीट कर देते हैं, किसी और ने भी लिखा है कि सर एक बार रिपीट करो, चलो अपन देखते हैं। पता क्या हुआ, ये डायग्राम अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला हाँ सर, सेटअप मतलब कैसे बनाया था वैसे अभी समझ कुछ में नहीं नहीं, आता पता है। क्या है, ये ले एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम ले लिया अपन, इससे रेज निकलते हैं, तो अपन चाहते हैं कि वो रेज इधर उधर ना फैले, तो अपन ने उसको एक बॉक्स में रखा। लो भाई, अब तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, अब तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, ऐसे एक ही डायरेक्शन में निकल के इधर से ऐसे कर देते हैं, बॉक्स बंद कर, एक ही होल ऐसे छोटा सा होल बना दिया, तो इस होल से ही निकलेंगे ना सारे रेडिएशन। तो जो रेडिएशन अपन ने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखा है, फोटोग्राफिक प्लेट जैसे जिंक सल्फेट होता है,
ठीक है। अब जो रेडिएशंस निकल रहे थे ना, वो जैसे जैसे इस होल से दूर जा रहे थे वो ऐसे फैलते भी जा रहे थे। अब कुछ रेडिएशंस थे जो ज्यादा ऐसे बेंड हो रहे थे, कुछ रेडिएशन थे जो ऐसे बेंड हो रहे थे, और कुछ रेडिएशन थे जो बेंड ही नहीं हो रहे थे। पहले तो अपन को ऐसे मतलब एक बीम लगाया अपन ने, ऐसे ऐसे ही बता दिया अपन ने कि देख भाई, अपन ने उन्होंने कहा कि भाई अपन को तो सीधा ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन, ये है रेडिएशन। अपन क्या करते हैं, बेंड करने के लिए इधर ऐसे लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब तो अपन कहेंगे अगर इसमें चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाले इधर को बेंड हो जाएंगे और नेगेटिव वाले उधर को बेंड हो जाएंगे। तो जिन पे नेगेटिव चार्ज था वो इधर को बेंड हो गए थोड़े, क्योंकि इधर उधर पॉजिटिव चार्ज है तो उधर नेगेटिव लिख देते। जिन पे नेगेटिव चार्ज था वो इधर को बेंड हो गए, और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, बीटा पे। बीटा इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, एक्चुअली बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। गामा इज हाई एनर्जी रेडिएशन, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल था, ना तो उधर को गया ना इधर को गया। अल्फा जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो ज्यादा बेंड हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज तो वो नेगेटिव की तरफ बेंड होता है। अब अपन को पता था कि अपन ने कहां पर चार्ज लगा। अब अगर अपने चार्ज लगा रखा है तो अपन को पता था ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो इधर को जा रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, हीलियम, ये बीटा पार्टिकल थे और ये गामा पार्टिकल्स। तो अब इसका एक मतलब फिक्स्ड पाथ होगा अल्फा पार्टिकल का, तो पर जो पाथ होगा ना उसी पाथ में अपन ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, उस पाथ में बेरिलियम शीट को लगाएंगे, इधर ये बेरिलियम शीट लगाया और इधर मतलब और ऐसे उन्होंने क्लोज कर दिया पूरा, बेरिलियम शीट को ले लिया कि भाई बेरिलियम शीट वहां पर, तो थोड़ा और ऐसे कर लेंगे अपन, इधर ऐसे थोड़ा चैम्बर मतलब अलग चैम्बर बना के अपन ऐसे बना सकते हैं। तो हमने इसके पाथ पे वो एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट के लिए अपन ने अलग चैम्बर बनाए, उधर वो एंटर करके अलग चैम्बर, अलग सारी चीजें बनाई। तो अपन ने उसमें स्टडी किया, अल्फा रेस के पाथ में बेरिलियम शीट को रख के वो स्टडी किया। अपन ने क्या किया, इसके चैम्बर में जहां अल्फा रेस एंटर कर रहे थे वहां पर अपन ने बेरिलियम शीट रखा। अब बेरिलियम शीट जब ये अल्फा रेस इस बेरिलियम शीट को स्ट्राइक किए तो बेरिलियम शीट से स्ट्राइक करने के बाद वहां भी जब ये इसको स्ट्राइक करते हैं तो वहां भी रेडिएशंस आते हैं। हमने कहा वहां भी रेडिएशंस आ रहे हैं तो चलो इन रेडिएशंस को पढ़ते हैं, रेडिएशन है क्या। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएशन के लिए लगाया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया तो हमने कहा यार ये है तो न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ये रेडिएशंस बेंड नहीं हो रहे। और वो न्यूट्रॉन आया, हमें कैसे पता चला, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसका मास नंबर 9, इसका मास नंबर कितना है 4, तो हमने कहा कार्बन होगा 12, 40 नहीं होगा, बैलेंस होता है। यहाँ 9 + 4 13 है तो यहाँ 12 + 1 13 है, यहाँ 2 + 4 6 है तो यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता था कि अगर इन दोनों का सम और इन दोनों का सम हमेशा बैलेंस होना चाहिए सभी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस में, और बैलेंस होता है कितना भी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस पढ़ो। यहाँ 2 न्यूक्लियाई को जब आप कोई कोलाइड करेंगे आपस में तो यहाँ पर जो भी बनाओगे आप उनमें ये पार्ट बैलेंस होता है हमेशा, ऊपर वाला पार्ट यहाँ ऊपर वाले पार्ट से बैलेंस होगा और नीचे वाले ये एटॉमिक नंबर वाला पार्ट एटॉमिक नंबर से बैलेंस होगा, वो हमेशा बैलेंस होता है। जब अपन ने अल्फा पार्टिकल को इसमें कोलाइड करवाया तो जो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट अपन ने चेक किया कि यार ये बेरिलियम शीट कैसे है, तो हमें पता चला वो तो बेरिलियम शीट ही नहीं है, वो तो कार्बन शीट बन गई। अच्छा, फिर एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा कार्बन शीट बन गया, फिर अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करवाया, इधर तो पता था, मैंने कई बार रिपीट करके चेक किया तो वो कार्बन बन जाता है। अपन ने कहा ठीक है। इधर अपन ने कहा कि भाई अब जो रेडिएशंस है उनको हमने पढ़ा, तो उन रेडिएशंस को पढ़ने के बाद अपन को पता चला कि भाई ये रेडिएशंस जो आ रहे हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल होंगे तो उनके मास भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे इनका भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये तो हमें पता चल गया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब है ये न्यूट्रल है, ये भी पता चल गया। अब न्यूट्रल पार्टिकल के लिए अगला पार्ट था हमारा कि अब इनका मास बताओ कितना होगा, तो इनका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर आ रहा था, तो वो
मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो फिजिक्स वाला पार्ट है, वो अपन उस पर नहीं जाते हैं कि वो चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करना होता है, वो उन्होंने उससे कैलकुलेट किया, बाकी फिजिक्स वाले पार्ट से। लेकिन हमें ये पता चल गया था कि जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं दे आर न्यूट्रल, और उनका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर है, वो पता चल गया था। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, और बार बार रिपीट किया उसने कि भाई अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम शीट पे बम्बार्ड किया तो कार्बन मिलेगा अपन को, और जो रेडिएशंस निकल रहे हैं दोज रेडिएशंस आर न्यूट्रल एंड दे आर having a mass equal to the almost equal to the mass of proton. Those neutral radiations are called neutrons. ठीक है भाई। सर हाँ सर वो न्यूट्रॉन्स जो मतलब उससे अलग हो रहे हैं वो एक रे के जैसे बिहेव करते हैं क्या? बिल्कुल, ये रेडिएशंस के फॉर्म में निकल रहे हैं। तो और सर वो जो कार्बन फॉर्म होता है वो शीट पे ही रहता है या फिर वो भी अलग हो जाता है? नहीं, ये तो मतलब ऐसे हो गया ना कि अपन ने एक आयरन का शीट लिया, जब अल्फा पार्टिकल कोलाइड किया तो दूसरा शीट बन गया, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ओके तो सर। वो वही रेडियो एक्टिविटी, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन। ऐसे अब एक क्वेश्चन है अपने पास कि बट सर अल्फा रेज आर हीलियम आयन, बट यू हैव टेकन हीलियम, व्हाई? मैंने कहा मतलब भाई हीलियम आयन है तो ये तो प्रोटॉन है ना, और ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो हीलियम आयन को ही बम्बार्ड किया था मैंने, न्यूक्लियस को थोड़ी चेंज कर लो। रेडियो एक्टिविटी में मैं तो ये जो लिख रहे हैं ये तो प्रोटॉन लिख रहा हूं मैं, आयन लिखोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी चेंज हो जाएंगे, ये न्यूक्लियंस है और ये प्रोटॉन, वो थोड़ी चेंज कर लेंगे। तो आप इसे हीलियम आयन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हीलियम आयन लिख के बता दो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जो बैलेंसिंग किया वो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से किया, इलेक्ट्रॉन से थोड़ी बैलेंसिंग किया, राइट? तो वो था ले लिया, दैट इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये चैडविक ने ऐसे डिस्कवरी किया। अब ना ये डिस्कवरी वाले पार्ट को थोड़ा सा अब अपन कंपाइल करेंगे, क्योंकि अपन को डिस्कवरी वाला पार्ट जितना मैंने पढ़ा है ना, इससे अपन को कोई क्वेश्चन शायद ही पूछे। अपन एक समराइज करेंगे ना, क्योंकि कई बार अपन को ऐसे भी पढ़ना होता है ना, इसलिए वो लगेगा सर फिर आपने इतना सारा पढ़ाया क्यों। नहीं नहीं, वो थोड़ा आइडिया होना जरूरी है, जितना आइडिया होगा ना तो उससे अपना कॉमन सेंस बढ़ेगा, उससे वो अपन को जरूरी होता है। सर ये सेटअप बहुत कॉम्प्लिकेटेड था क्या? नहीं नहीं, कौन सा? ये न्यूट्रॉन का? अच्छा ये हाँ सर। जो न्यूट्रॉन वाला, अरे ये तो आप सोचो ना, अपन पूरा रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं बेटा। अगर अपन को एटॉमिक बॉम्ब बनाना है तो जितना सेटअप उसके लिए करेंगे उतना इसके लिए करना पड़ेगा, है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। आप सीधा सीधा आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ना, रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं। आप एक एलिमेंट को दूसरे, मतलब आयरन को, अगर अपन को आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो चीज कर रहे थे। ठीक है ना? चल अपन देखते हैं दूसरा, तो अपन देखेंगे भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो अपन लिखेंगे पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक एक प्रॉपर्टी लिख लेंगे। तो एक तो अपन लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन को तो अपन ई से डिनोट करेंगे ऐसे, प्रोटॉन को अपन H प्लस ऐसे लिख सकते हैं, या आप P भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज की बात करेंगे तो अपन कहेंगे ये तो नेगेटिवली चार्ज है, इसका चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये इसका चार्ज। और प्रोटॉन का चार्ज होगा तो +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये इसका चार्ज होगा। ठीक है, और ये तो न्यूट्रल होता है तो 0 चार्ज हो जाएगा। मैं इनके मास भी लिखूंगा, मास लिखूंगा तो आई विल राइट दैट इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
इसका मास लिखूंगा तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 के 1.675 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 के सर बोलो। सर प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कॉलम्स में ही लिखेंगे क्या? हाँ लिखो ना बनिए, ऑब्वियसली बात। ओके सर। इलेक्ट्रॉन के सिंबल के ऊपर क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन पे 0 लिखा, अपन उसको मास नहीं लेते ना उसका। हाँ सर, लेकिन वो डॉट दिख रहा था इसलिए। हाँ वो डॉट ही है, अपन ने उसको ऐसे 0 टाइप लिख दिया अपन ने उसको, मास 0 ऐसे। अब ना इसमें मुझे चाहिए E बाय एम रेशियो। तो इसका E बाय एम रेशियो तो लिखूंगा दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो ना, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 और मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 कूलम पर केजी लिखूंगा। इसका भी E बाय एम रेशियो लिखूंगा तो दैट विल बी इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स divided by that is 1.672 into 10 to the power of minus 27 kg. So coulombs per kg लिखूंगा, इसमें भी coulombs per kg लिख सकते हैं अपन ऐसे, एक ही बात है। ये तो 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बोलो। सर वो E बाय एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का -1.602 होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो जब अपन कोई भी ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो कभी कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए यहाँ पर अपन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव में इसका E बाय एम रेशियो नहीं होगा, ये नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेगा कि उसका नेगेटिव चार्ज होता है, हम कैलकुलेशन में कभी ये चार्ज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर इन दोनों में से अपन से पूछेंगे कि E बाय एम रेशियो बताओ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है या प्रोटॉन का ज्यादा होता है, तो क्या बोलेंगे? किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? प्रोटॉन सेम का। ही है ना। वो दोनों सेम कैसे हो जाएंगे, ये प्रोटॉन। 9.31 है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सर। प्रोटॉन। अबे ये वैल्यू छोटा है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू बड़ा है ना, चार्ज तो सेम है दोनों का, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा आएगा, समझ में आया? वैल्यू छोटा है ना, 10 की पावर माइनस 31 छोटा वैल्यू होगा ना, 10 की पावर माइनस 27 तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा, इट्स ऑलमोस्ट 10,000 टाइम बड़ा होगा। अपन यहां से देख भी सकते हैं प्रोटॉन का मास 10,000 टाइम ऑलमोस्ट ज्यादा होता है इसके मास से, ऑलमोस्ट, और हेवीएस्ट इन सब में न्यूट्रॉन है। तो E बाय एम रेशियो कभी कभी अपन से चार्ज बाय मास रेशियो या अपन से पूछ लेते हैं भाई स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, मतलब E बाय एम रेशियो ही पूछ रहा है, तो E बाय एम रेशियो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं, एक क्वेश्चन में भी पूछ लूंगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, डिस्कवर। तो ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया अपन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, ये एनोड रे एक्सपेरिमेंट और ये रेडियोएक्टिविटी। डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ गैस, ऑन नेचर ऑफ गैस। तो ये तो इंडिपेंडेंट था, गैस कोई भी लो इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रेज होगा। ये डिपेंडेंट होगा भाई, अगर ऑक्सीजन गैस लोगे तो O पॉजिटिव को बोलूंगा एनोड रेज, और अगर ऑक्सीजन लोगे तो या कोई भी गैस लो इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रेज होगी। इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि ये गैस होगी नहीं, तो रेडियोएक्टिविटी से डिस्कवर किया अपन ने। तो ये वाला प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है,
बाकी आपको ये पार्ट पता होना चाहिए, बाकी डिस्कवरी में अपन को कुछ नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए अपन को। इलेक्ट्रॉन होता है तो ग्रीन ग्लो होता है, प्रोटॉन होता है तो रेड ग्लो होता है, लाइक दैट। कैथोड रेज का वी नो दैट, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिविटी वी नो दैट। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर वो आपने 4th और 6th पॉइंट पे वो टिक क्या किया है? ये थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे अपने लिए, मैंने उसको टिक करने का मतलब वो याद रखना अच्छे से, वो इसलिए लिखा। ओके सर। कैलकुलेट द, और जब हैंग हो जाता है तब बोला करो यार सर, एक बार बोल दिया करो तो वो ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है तब बोलते हो तो ठीक हो जाता है। तो अगर हैंग ऐसा हो तो तुम लोग बोल दिया करो एक बार सर, बस। ठीक है, तो कैलकुलेट द, मुझे क्या बताना था, हाँ, कैलकुलेट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E by M ratio of alpha, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अब ये तो अपन को दिख ही रहा है, हीलियम ही कैलकुलेट करना है अपन को, अल्फा मतलब हीलियम हो जाएगा। मैं इतना हटा देता हूं और इसके आगे आपको, भाई देखो, ये वाला पार्ट भी हटा रहा हूं, डिस्कवरी, और ये आपने लिख लिया होगा। अब इसको लिखा रहने देता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। अब बस अल्फा के लिए आपको लिखना है, अल्फा लिखो। और अल्फा आपको पता है क्या होता है? अभी तुम बोलते रहे थे सर हीलियम आयन होता है अल्फा। इसका E by M लिखे अपन, E लिख दूं मैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता तो कितना चार्ज होता है? 1.602 10 की पावर -19। तो कितना चार्ज होगा इधर? 2 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये तो हो गया भाई चार्ज अपने पास। किसी को डाउट है तो बोलो। दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज को आप लिखते हो 1.602 10 की पावर -19 कूलम। मैंने दो का चार्ज लिख लिया। अब मास लिखो आप केजी में। कैसे लिखे मास केजी में? सर 2 इंटू 1.67। अरे भाई नहीं बेटा, 4 होगा। इसका एटॉमिक मास है 4 ना भाई। हीलियम का मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, मास तो अपन 4 लिखेंगे ना। चलो ठीक है, फिर 4 बाकी तुमने जो कहा वो उससे ही मैं खुश हो गया कि सर वो 2 इंटू जो लिख रहे थे ना कि भाई 4 इंटू, क्योंकि आपको केजी में सब लिखे हुए हैं आपने, तो आप इसको भी केजी में लिखोगे। तो आप केजी में कन्वर्ट करने के 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी लिखोगे आप। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4 AMU ना, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी लिखोगे आप। तो कूलम पर केजी ये भी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसको पहले तो ऐसे करें। अब अपन कंपेयर कर लेते हैं। अब अपन कंपेयर कर लेते हैं, तो ऑर्डर बना दो जरा जल्दी से। अब ऑर्डर बना देना आप जरा जल्दी से। सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी में क्या लिखा था? सर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा। न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा। इलेक्ट्रॉन और अल्फा। देखो भाई इसने बताया ये, अपन ऑप्शन देख लो, अगर सही है तो टिक कर दो, दूसरा है तो बताओ। सर न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। लो भाई एक और आ गया अपने पास। अब मान लो, मतलब अगर तुम्हें लगता है ये गलत है तो तुम लोग बताओ, मैं मतलब उसको और कुछ और लिख देता हूँ। सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा एंड न्यूट्रॉन। लो भाई एक और आ गया, और सब अलग अलग आए हैं। अभी एक और बचा हुआ है अपना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और न्यूट्रॉन। अच्छा ठीक है, अब अपने पास डी और लिख लेते हैं अपन।
So neutron, proton, alpha electron. चलो भाई, शशांक भी वही बोल रहा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और इलेक्ट्रॉन। और बोलो। अरे अब बोलो ना, वो जूम हो गया। Neutron, proton, alpha electron. वेरी गुड। चलो भाई, अरे ठीक नहीं हुआ यार। तो अपन देख लें, एक बार पढ़ लें हम कि क्या हुआ, कैसे करना है अपन को। ठीक है, अच्छा देख, ये तो 0 था, बाकी सब कम से कम वैल्यू तो थे भाई। ये तो 0 था। अब मान लो अपन के पास 0 है। अच्छा बताओ, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा वैल्यू होगा? 0.00001। मतलब कुछ भी लिख लो, ये तो बड़ा ही होगा ना इससे। बोलो, राइट ना? तो भाई कम से कम ये सर हैंग वैल्यूज हो तो थे। गया। हैं? सर हैंग हो गया था अभी। अच्छा ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई कम से कम ये वैल्यूज तो थे। अपन कहेंगे कम से कम ये वैल्यूज तो थे। यहां पर कम से कम कुछ वैल्यूज तो आ रहा था ना। ये तो 0 थे, या तो कुछ वैल्यूज आ रहा था, मतलब ये तो पक्का है कि न्यूट्रॉन इज द लास्ट। पासवर्ड। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन भी इसलिए मैं पूछ लेता हूं। ठीक है, अब अपन यहां बात करते हैं। अब देख भाई, अगर मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर करके बता सकता हूं, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत छोटा है, ये वाला वैल्यू तो बहुत छोटा है इनके कंपैरिजन में, इसलिए ये वैल्यू तो बहुत बड़ा होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को तो मैं सबसे पहले लिखने वाला हूं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा है ना। अब ये वाले वैल्यूज आप चेक कर लो ना एक बार। अगर किसी का ऊपर वाला वैल्यू सपोज 100 है, अब सर इतना भी मत सोचो कि मतलब इतने ज्यादा है हम लोग, आप सीधा समझा दो। ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला वैल्यू सेम है, अब इधर वाला वैल्यू जिसका छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है उसका रेशियो सबसे बड़ा होगा। ये वैल्यू सबसे छोटा है। इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो देखो, ये नंबर और ये नंबर ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन यहां पर 2 भी है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। सबसे तो अपन क्या करें भाई, अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और फिर उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन, अल्फा, फिर न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन। अब बताओ किसी को डाउट है तो? किसी को डाउट नहीं? चलो ठीक है, मतलब अपन को समझ में आ गया कैसे करना है। और वो नेगेटिव चार्ज कैलकुलेशन में नहीं आता, वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि उस पे इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये सर तो बोलो। सर वो जैसे न्यूट्रॉन का एग्जांपल है, उसका E/m रेशियो नेगेटिव में आएगा ना फाइनल आंसर? इसका किसका किसका नेगेटिव में आएगा बेटा? लक्ष्य, बोलो बोलो बोलो। ले यार, कुछ भी नहीं बोल रहा वो है भी है, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। चलो फिर अपने पास ही आ गया, मुझे लगता है वो डिस्कनेक्ट। अब किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ, जो अपन ने लिखा उसमें से तो अपना आंसर आ गया था, अपन ने आंसर कैलकुलेट कर लिया, राइट ना? एवरीबॉडी गॉट इट? व्हाट इज द आंसर? सबसे ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन था, फिर प्रोटॉन था, फिर अल्फा था, उसके बाद न्यूट्रॉन था। दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा, मतलब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, उसका लैपटॉप हैंग हो गया था, ठीक है। चल अपन देखते हैं। तो दूसरा अपने पास जो है ना, आगे पढ़ते हैं अपन, कुछ टर्म्स पढ़ने होते हैं। अब वैसे तो वो टर्म्स अपन को पता होता है, जैसे आइसोटोप्स होता है, तो अपन सबको पता है भाई वो आइसोटोप्स क्या होता है, राइट ना? एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास
दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जांपल लिख लेंगे, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिशियम, दे ऑल हैव एटॉमिक नंबर 1, बट इसमें एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होगा, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन की वजह से, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स की वजह से वो अपन क्या कहेंगे, आइसोटोप। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन आइसोटोप्स के लिए, तो वी कैन राइट दैट क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, दे आर आइसोटोप्स। और भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, दे आर आइसोटोप्स, दे आर आइसोटोप्स, जबकि सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, इक्वल। 12 12 एटॉमिक नंबर इज 6 है, 6 6 और 6, दैट इज एटॉमिक। दूसरा आइसोबार्स। आइसोबार्स में अपन कहेंगे भाई एटम्स विथ different atomic number but same atomic mass, same atomic weight but different atomic number, different atomic number, these are called isobars। लिख लेंगे भाई अपन, मतलब जैसे अपन लिखते हैं ना, कैल्शियम है और पोटेशियम, पोटेशियम 39 होता है, 19 और 20 होता है, कैल्शियम और दैट इज, आर्गन होता है। हाँ कुछ बोल रहे थे, कैल्शियम और आर्गन, बिल्कुल कैल्शियम और आर्गन भी लिख सकते हैं, पोटेशियम भी लिख सकते हैं, आर्गन भी होता है, ये सब आइसोबार्स। तो वी कैन राइट दैट दे आर आइसोबार्स। थर्ड वी कैन राइट दैट आइसोटोन्स क्या होता है, तो अपन कहेंगे आइसोटोन्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो एटम्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे तो विल राइट लाइक दिस ना, जैसे कार्बन 14 ले लेते हैं और नाइट्रोजन 15 ले लेते हैं, राइट ना, इसमें भी 8 है न्यूट्रॉन्स, इसमें भी 8 है न्यूट्रॉन्स, इवन ऑक्सीजन 16 ले लेते हैं तो उसमें भी 8 है न्यूट्रॉन्स, they are called isotopes, so they all have same number of neutrons, all have 8 neutrons, ये बता सकते। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है which has have same number of electrons, same number of electrons। तो obvious सी बात है, अब आइसो मतलब सेम होता है, आइसो मतलब सेम होता है, आइसो मतलब सेम होता है सब में, तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो जैसे अपन लिखेंगे ना, सोडियम आयन 10 इलेक्ट्रॉन बट 11 प्रोटॉन्स, और अगर अपन लिखेंगे मैग्नीशियम आयन तो इसमें भी लिख सकते हैं अपन 10 इलेक्ट्रॉन बट 12 प्रोटॉन्स, एल्यूमिनियम आयन Al3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन, वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, अगर हम F नेगेटिव लिखेंगे तो ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 प्रोटॉन, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दिस, वो आयन्स अपन जैसे ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन -2 10 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, वी कैन राइट। तो ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो विल से दैट दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इवन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब जैसे अपने पास ये एग्जांपल 1 हो गया, तो अगर कोई मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं ऐसे एग्जांपल 2 ले लेते हैं, तो जैसे अपन लिखेंगे भाई अपने पास CO2 है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, कार्बन का 6 और 16 कितना हो गया, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 8 टू 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22. 22. तो अपन इसमें ऐसे भी लिख देते हैं NO2 और एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो 7 प्लस 16 था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए एक हटाना भी तो होगा -1, दैट इज आल्सो 22. तो अपन कहेंगे ये दोनों मॉलिक्यूल, ये अपन बोल देंगे कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं अपने आयन और ये मॉलिक्यूल दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो अपन उसको बता सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और मतलब ऐसे आप और भी लिख सकते हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस N2 है, तो अपन इसमें कहेंगे देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन इन दिस, 6 इसका 8 इसका, और ये N2 मॉलिक्यूल है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, so they will be isoelectronic. So like that we can write the examples for isoelectronic. तो ये isoelectronic भी हो जाएगा, तो like the terms we can write, तो terms अपन ऐसे बता सकते हैं. इसके बाद अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, पहले अपन डिस्कस करेंगे दैट इज मॉडल्स ऑफ एटम. अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ एटम, ये टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर वो यूज होता है तो आप उन्हें बता सकते हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के लिए सॉल्व करने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक मास, ये सब उसके लिए थोड़ा सा अपन ने ऐसे लिखा. अभी आई डोंट थिंक मतलब कोई ऐसे होगा, जैसे मान लो मैंने क्लोरीन लिखा, इसमें ये 17 इज एटॉमिक नंबर, तो एंड सपोज करते हैं अपन ये 1735 मैंने लिखा, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कैसे बताएंगे अपन. अगर मैंने कार्बन 14 और यहाँ पर मैंने 6 लिखा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस, अपन सब बता सकते हैं. आई डोंट थिंक मतलब कोई ऐसा होगा जो अपन नहीं बता सकते, ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा, लेकिन ये 18 हो जाएगा. दिस इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इज 6 और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो ये 8 हो गया, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जनरली न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो वो अपन सब लिख सकते हैं. तो वो थोड़ा सा पार्ट मैंने उसको डिस्कस किया. नेक्स्ट वी कैन राइट इज मॉडल्स ऑफ एटम. तो एटॉमिक मॉडल्स अपन को पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो अपन लिखेंगे मॉडल्स ऑफ एटम. तो वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सो विल राइट दैट द वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम. So first model of atom. So first model of atom was given by J.J. that is Thomson. J.J. Thomson. plum pudding. ठीक है ना, तो वो प्लम पुडिंग मॉडल बिल्कुल वही मॉडल था उसका. तो व्हाट ही सेज, उसने क्या बताया अपन को कि देख भाई एटम इज स्फेरिकल इन शेप, एटम इज स्फेरिकल इन शेप. तो एटम ना फुटबॉल जैसे दिखता है, जैसे दिखता है, फुटबॉल के बराबर थोड़ी होगा, ठीक है. मोस्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय पॉजिटिव चार्ज. Most of the surface is covered with positive charge. तो मोस्टली जो सरफेस है ना वो पॉजिटिव चार्ज से कवर्ड है, एंड फ्यू नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन दिस, few negative charge on the surface, few negative charge on surface. मतलब इट इज लाइक दैट कि भाई अगर अपन देखेंगे तो जैसे वाटरमेलन होता है, उसको बीच से कट करेंगे तो पूरा रेड दिखेगा अगर अच्छा हुआ तो, ठीक है, वो पूरा रेड दिखेगा अपन को, और उसमें उसके सीड जो होते हैं ना थोड़े थोड़े ब्लैक सीड, वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक सीड इज नेगेटिव चार्ज, और पूरा जो रेड है वो पॉजिटिव चार्ज, उस टाइप से दिख रहा था. तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, ये तो सरफेस पे बता रहे हैं. बट
एक बात उसने जो बताया था ना, वो मतलब बिल्कुल ट्रू था हमेशा। वो था एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। ये बड़ी बात थी कि वेरी फर्स्ट मॉडल है और वो ये बता रहा था कि एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। वो बड़ी बात थी। रीजन, क्योंकि भाई उसने बस यही तो बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे और नेगेटिव चार्ज है, तो उसके हिसाब से नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर होगा। लेकिन उसने नेगेटिव एटम इज न्यूट्रल इन नेचर मतलब वेरी फर्स्ट मॉडल में ही उसने बता दिया था कि एटम जो है उसमें चार्ज नहीं, मतलब न्यूट्रल है। ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो उसने हमको बताया। इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन मॉडल और रेजिन। ठीक है ना। तो ये तो था वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम। सेकेंड मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। सो सेकेंड मॉडल ऑफ एटम देखेंगे अपन, दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का सेकेंड मॉडल इज लाइक दिस। तो रदरफोर्ड मॉडल, इसको लिख लो, फिर मैं रदरफोर्ड मॉडल बताता हूं आपको। Second model of atom was given by Rutherford. तो मैं इसको हटा रहा हूं फिर। और अपन रदरफोर्ड मॉडल की बात। Rutherford model में what he has taken है the Goldfeil experiment. In his Goldfeil experiment, तो Goldfeil experiment में what will happen? We'll write like this ऐसे। उसने एक गोल्ड शीट ले लिया। अब गोल्ड शीट लेगा तो ऑब्वियसली बात है, शीट होता है तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उसने क्या किया, एक थिन बीम ऑफ अल्फा रेस को गोल्ड फॉइल पे फॉल करवाया। और कंसेप्ट बनाने के लिए अपन एक एटम अज्यूम कर सकते हैं कि गोल्ड एटम में ऐसे दिख रहा होगा अपन को, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंसेप्ट बनाने के लिए। यहां से अपन अल्फा रेस को पास करेंगे, दैट इज अल्फा रेस। और जैसे अपन ने बेरिलियम शीट को रखा था इन द पाथ ऑफ अल्फा रेस, वैसे अपन यहाँ पर गोल्ड फॉइल को रखने वाले हैं इन द पाथ ऑफ अल्फा रेस। और यहाँ पर अपन फोटोग्राफिक प्लेट लगाने वाले हैं। दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट। दैट इज ऑफ जिंक सल्फाइड। और इसमें अल्फा रेस को अगर पास करेंगे अपन, सो गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 0.1234 सेंटीमीटर्स। काफी थिन था वो गोल्ड फॉइल का, मतलब थिकनेस जो था। अब इससे जब हमने अल्फा रेस को पास किया ना, तो मोस्ट ऑफ द रेस विल पास स्ट्रेट। मोस्ट ऑफ द रेस पास स्ट्रेट, ऑलमोस्ट 99% वो स्ट्रेट पाथ में।
वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड, ऑब्वियसली बात है 1% ही बचा हुआ है, उसमें डिफ्लेक्शन भी करना है. वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड, few deflected. And very few of them has been reflected back. मतलब अल्फा रेज जो कि अपन को पता है WINS हीलियम आयंस है, पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं अपन उसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं. ऑलमोस्ट 1 out of 20,000, मतलब अगर 20,000 हमने अगर 1 लाख रेज को फॉल किया है तो 5 हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक. ये आपको पता चला. अब मुझे लगता है अपन को इससे आगे नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ना चाहिए. क्या करें इसके बाद? नेक्स्ट क्लास में पढ़ें? फिर स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा ना? हाँ, और क्या, स्टार्टिंग से चल नहीं तो इसमें बहुत सारा है. नेक्स्ट क्लास पूरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही जाएगा पूरा. ओके सर. तो फिर अपन रुक जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा है डिस्कस करने के लिए. सर 1 मिनट डायग्राम ड्रॉ कर. हाउ डिड वी नो दैट रेज आर रिफ्लेक्टेड? अरे बेटा अपन ऐसे बना देते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, पता हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं. इधर लगाएंगे वो गोल्ड फाइल और इसके अंदर लेके आएंगे अल्फा रेज. इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे. अब वो चेक करेंगे, ये जो है ना, ये आपका जो गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल जो होगा वो ऐसे मूव भी कर सकता है. तो अपन देखेंगे, अच्छा अपन ने थोड़ा ऐसे बेंड किया तो सारे रेज इधर आ गए, और बेंड किया इधर आ गए, तो वो ऐसे ना डिफरेंट एंगल्स पे हो जाते हैं. अपन ऐसे डिफ्लेक्शन लिखा ना, ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट होता है. तो वो एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा होता है. अपन तो वो डायरेक्टली ऐसे पढ़ लेते हैं कि चलो ऐसे होता हो जाएगा. अपन तो वो कंसेप्ट बनाने के लिए अपन ऐसे पढ़ लेते हैं. एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा होता है, तो वो पता तो चल ही जाता है कि कैसे डिफ्लेक्ट होता है. अपन ने तो एक गोल्ड फॉइल का मतलब पूरा मेटल शीट लो, अपन ने तो एक एटम लेके शुरू कर लिया. ठीक है ना? तो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. यहां से मैं फिर शुरू करूंगा. थैंक यू सर. बाय ओके सर. बेटा, चलो भाई, बाय सर. बाय Bye, sir. Thank you. बाय सर. बाय बेटा.